आप पर आरोप ये लगता है कि आपके ही पूर्व में रहे साथी आपसे बिछड़ रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जो भाषा आंदोलन से 60 आंदोलन से जो जुड़े थे वो बिछड़ रहे हैं? देखिए, एक और आरोप लगता है कि जेएमएम को बीजेपी और आजसू के सामने कमज़ोर करने के लिए आपको खड़ा किया गया। एक सवाल ये उठ रहा है कि झारखंडी भाषा और खतियान और विस्थापन की लड़ाई लड़ते हुए 3 पार्टियां बन गई। क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? आप जयराम महतो के साथ जुड़ने के लिए, उनकी पार्टी से जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ क्राइटेरिया नहीं। आप हमारे पार्टी के लोग हैं तो जहाँ जिसके अंदर बगावत करने की शक्ति है वो हमारे पार्टी का है। जो सच को सच कहने का साहस रखता है वो हमारे पार्टी का। कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर बागी हैं तो आप हमारे। हमको एक हमारे भैया हैं, उनका एक साथी है जो मतलब IPS लेवल में है। उनका कहना था कि कोयला पे बात मत करना, कोयला पे बहुत लोग हत्या हो चुका है, तुम्हारे भी चर्चे होते हैं, तो इसलिए कोयला पे बात मत करना। हम बोले देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है, हम कैरेक्टर से हट के बात नहीं कर सकते हैं। कोयला है, चाहे पत्थर है, चाहे लोहा है, हम जो बोलते हैं सो बोलेंगे। तो ये संभावनाएँ हैं और चांसेस हैं। और मैंने अंधेरे रातों में, घनघोर रातों में चर्चाएं होती है हमारे नाम को लेकर कि इसे साइड किया जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि 2024 से पहले ऐसी घटनाएं घट सकती है। जोहार, मैं जबाज, मैं अभी मौजूद हूँ DVC KTPS पावर प्लांट के पास। आज जयराम महतो जी पिछले 6 तारीख से जो लैंड लूजर मजदूर, विस्थापित मजदूर यहाँ आंदोलनरत थे, उनके समर्थन में आए। आज DVC से वार्ता करने गए। क्या अंदर वार्ता हुआ अभी तक? देखिए, जैसा कि जो वार्ता थी वो तो पब्लिक के सामने थी कि जो 7 मजदूर जिनको हटाया गया है उन्हें फिर से स्थापित करना है। उसी विषय पर लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे वार्ता हुई। और कुल मिलाकर हमारे जो साथी थे, चाहे तमाम सर हैं, अरमान दा हैं, संजय दा हैं, मनोज दा हैं, तमाम जो भी हमारे मजदूर लीडर्स थे और भी जो हमारे साथ 10 डेलीगेटिंग टीम गई थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से तर्क को रखा कि क्यों इनका नियोजन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रबंधन है उनके पास भी हमारे सवालों का उत्तर लगभग नहीं था। वो कहीं ना कहीं एश्योर कर दे रही थी कि चलो इनको हम रख लेते हैं। लेकिन इसी बीच उनके टेलीफोन की घंटी बजती है। अचानक उनके एक अधिकारी बाहर जाते हैं, टेलीफोन से वार्तालाप होती है और फिर जैसे वो कमरे में प्रवेश करते हैं, उनका जो शारीरिक का जो बनावट ढांचा है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आ जाता है। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उसमें बनावट आ जाए, जो थोड़ा सा कुछ बदलाव आता है। तो फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, चूँकि हम लोग अपने स्तर से जो भी हमारे आर्गूमेंट्स देना चाहिए था, जो भी कानूनी जानकारियाँ पे हमने मानवता के साथ साथ सामाजिकता के साथ साथ हर चीज़ों को, पहलुओं को वहाँ रखा कि क्यों इनका नियोजन पुनः होना चाहिए था। और फाइनली कुल मिलाकर एक अच्छी वार्ता की हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति या संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आता है और उसके बाद फिर से उनकी जो भाषा है वो बदल जाती है। और कुल मिलाकर वो अभी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग लिखित नहीं कर पाएंगे। तो भाई लिखित नहीं कर पाएंगे तो 5वीं क्लास का बच्चा जानता है, अगर आप लिख के नहीं देंगे फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो हमें ऐसा टाइगर था आप फिर कोडरमा जिला, फिर आपका कब आगमन होने वाला है? 3 तारीख को फिर से हमारा कोडरमा जिला आगमन होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कोडरमा जिला वासियों को? देखिए, मैं राज्य के साथ साथ जिला वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी राजनीति के दौर में गुजर रहे हैं जहाँ लोग अपना निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आप को राजनेता के रूप में स्थापित करते हैं और उसका कारण इस राज्य को भुगतना पड़ता है। इसका कारण गरीब बेसहाय लोगों को भुगतना पड़ता है। आज अगर हमारे पास एक अच्छा लीडर होता तो मुझे नहीं लगता है कि आज 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने की आवश्यकता पड़ती। उनका एक टेलीफोन मैनेजमेंट को मैंने छठे का याद दिला देता। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक अच्छे लीडर, निष्ठावान लीडर, एक हिम्मत वाला डेयरिंग लीडर ना चुन पाने के कारण आज हमारी ये दशा है कि हमें हर एक चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर हम जीवन भर आंदोलन ही करें तो फिर हम अपना जमा पूंजी कब करेंगे, कब हम अपने बच्चों का परवरिश करेंगे, कब हम एक अच्छी शिक्षा को हासिल करेंगे और कब हम अपने गाँव को, अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए योगदान देंगे। कम से कम एक इंसान के तौर पर हम कब अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। हमेशा तो जल चाहिए तो धरने पर बैठो, बिजली चाहिए तो धरने पर बैठो, शिक्षा चाहिए तो धरने पर बैठो, नौकरी चाहिए तो धरने पर बैठो। हमारा पूरा झारखंड का जीवन तो धरने पर ही बैठ रहा है। तो फिर हमारे जीवन, इस लोकतांत्रिक देश में फिर जीवन का क्या, जीने का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोगों की सुनी नहीं जाती है, जहाँ लोगों की मानी नहीं जाती है, तो फिर कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे पास? तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम चयन करके भेजते हैं उन्हीं पर सारा दारोमदार होता है। अब ऐसे लीडर्स को भी चयन करना होगा जिनके कारण हम अपनी लड़ाई को आधी वहीं जीत लें, हमें धरने पर बैठने की आवश्यकता ना पड़े। और साथ ही साथ आंदोलन चलेगा निश्चय ही। गरीब लोग, असहाय लोग हमारा है कौन? कंपनी के पास तो CISF है, कंपनी के पास तो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कंपनी के पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम लोग हैं। हम लोग मजदूर किसानों की सुरक्षा के लिए है कौन? लेकिन फिर भी हमारी आस्था है
कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हमारी जीत निश्चय होगी और उसी आस्था के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं और कंटिन्यू लड़ रहे हैं। जयराम दा, एक सवाल है कि मजदूर पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन विडंबना देखिए उनकी कि अभी तक कोई भी स्वास्थ्य टीम अभी तक नहीं आई है सबसे बड़ा चेकअप करने के लिए। इसीलिए तो हमने कहा कि ये लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर अमीर लोग, ये जिनके पास सत्ता की और संपत्ति की शक्ति हो जाती है, वे लोग लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ठीक है, नियोजन देना या ना देना अलग विषय था, वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। कम से कम एक समय अवधि के साथ एक मेडिकल की टीम आती, उनका जांच करता, उनकी स्वास्थ्य की सुधि लेती और फिर उन्हें आंदोलन करने की आगे छूट देती। लेकिन अभी तक आज 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। पता नहीं ये भूख हड़ताल के साथ साथ कहीं दम ना तोड़ दें, ऐसी परिस्थिति आई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज किसी को अपने नियोजन के लिए, एक छोटी सी मामूली सी 4th ग्रेड की नियोजन के लिए अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है। आज ये दशा है मेरे देश की, जहाँ कोई अरबों रुपए एक दिन में कमा लेता है और कोई एक छोटी सी नियोजन के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठा है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है ये मेरे देश का। एक लोकतांत्रिक जो हमारी ढांचा है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की वार्ता असफल रही। मजदूर जो है वो अनशन अपना ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगी जेबी कैसे? देखिए, निश्चय ही आगे की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे और जो भी हमारे मजदूर हैं जो आज धरना पर बैठे हैं उनके हम लोग साथ हैं। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कोडरमा की जो हमारी टीम है वो रणनीति तैयार करेगी, उस पर हम लोग की अंतिम मोहर होगी। यहाँ के मजदूर आपको काफ़ी टकटकी निगाहों से देख रहे थे। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ आ रहा था तो सभी लोगों का कहना था कि जयराम जी को बुलाइए, जयराम जी को बुलाइए, वही हम लोगों को इंसाफ दे पाएगा। तो किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? लड़ाई मानते हैं, लोगों की उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास भी करते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं गुमला से आया हुआ हूँ। 4 बजे रात को मैं घर आता हूँ, सोचने का ठिकाना नहीं, फिर उठ के मैं कोडरमा चला आता हूँ। तो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग का खाना पीना सोना सब खत्म हो चुका है। हम लोग का निजी जीवन जो होता है वो समाप्त हो चुका है। घर में हम लोग 2 पल बैठ नहीं पाते हैं। तो कहीं कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं। लेकिन हमारा सामना बोले तो दैत्यों से, हमारा सामना दानवों से है। पूंजीवाद से बड़ा दानव कुछ नहीं होता है। आज क्या आप बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूप है ये कंपनियाँ। तो हमारा सामना उस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूपांतर जो हुई है उन कंपनियों से है। हम लोग उसकी तुलना में काफ़ी अभी नन्हे बालक हैं। हमें जंग लंबी लड़नी होगी, बहुत सारा धीरज, हौसला, हिम्मत का परिचय देना होगा। हो सके इसी बीच हमारे बहुत सारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा सकते हैं, उनकी शहादतों को हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग जिन चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं वो दानव रूपी लोग हैं, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। आप पर आरोप ये लगता है कि आपके ही पूर्व में रहे साथी आपसे बिछड़ रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जो भाषा आंदोलन से, 60 साल आंदोलन से जो जुड़े थे वो बिछड़ रहे हैं? देखिए, कारण यही था कि वे लोग सोचते थे कि आंदोलन आसान होगा। वे लोग भाषा के बाद आना नहीं चाहते थे। जैसे हम कंपनी में आ गए हैं, हम तमाम जहाँ दर्द होता है हम कूद पड़ते हैं। वे लोग वो नहीं चाहते थे। वे लोग चाहते धनबाद बोकारो की लड़ाई धनबाद बोकारो तक सीमित रहे। भाषा जैसे वापस होगी फिर आंदोलन और हमारी समिति भी भंग हो जाएगी। जो सच्चाई है सो सच्चाई है। आज देखिए, हमारे साथी जो सोशल मीडिया में लेक्चर देते हैं उनका एक भी रिकॉर्ड उठा के दिखाइए जो किसी कंपनी में किसी मजदूर की मौत पर या कोई रिस्की मैटर में अब उनका आंदोलन दिखा हो, नहीं दिखा हो। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते थे कि इतना रिस्क क्यों लेना, इतना रिस्क नहीं लेना है, इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना है। लेकिन हम पागल थे, एक छोटी सी बिजली बनकर हवाओं से जाके टकरा बैठे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि झारखंडी भाषा और खतियान और विस्थापन की लड़ाई लड़ते हुए 3 पार्टियां बन गई। क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? आप ये भी तो कह सकते हैं कि उनको पार्टियां बनाने के लिए किसी ने उन्हें अंदर ही अंदर उन्हें चर्चा की होंगी। देखिए, दूसरी पहली बात, आंदोलन की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई है, दामोदर नदी के किनारे से हुई है। तो पार्टी का निर्माण भी धनबाद बोकारो में हो तो बेहतर होगा। यूथ कर रहे हैं, यूथ को आप गाइडलाइन दीजिए, यूथ को आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन उनको नेतृत्व करने का इस बार अवसर दीजिए। ये सर राज ने सबको मौका दिया है। आप भी एक समय अच्छे थे, नेतृत्व करते अच्छे थे, आज आप भी आपका सम्मान है। लेकिन जिनका समय है उनका सम्मान कीजिए भाई। सबसे बड़ा चीज़ समय होता है। आज अगर धोनी छक्का अगर ठीक से नहीं लगा पाएगा तो इसमें धोनी का कसूर नहीं है, कसूर समय का है। आज अगर सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरेगा, अपना स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगा पाएगा तो इसमें समय का दोष है। तो ठीक उसी प्रकार ये समय युवाओं का है। आप उनके साथ क्यों उनको खींचने का काम करते हैं? उनको आशीर्वाद दीजिए, उनसे प्यार कीजिए और उन्हें इतना पॉजिटिव बनाइए कि वो 24 में बदलाव ला सके। आपके ऊपर एक और आरोप लगता है कि जेएमएम को बीजेपी और आजसू के सामने कमज़ोर करने के लिए आपको खड़ा किया गया है। देखिए, ये आरोप निराधार है। मैंने तो स्वयं स्वीकारा है कि जो जेएमएम और बीजेपी को गवर्नमेंट बना चुकी है, और मैं क्यों स्वीकारूं, ये तो पूरा राज्य जानता है
तो पहले वो अपनी खामियों को खंगाले, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि जो लीडर्स हैं उनका बेटी है 25 साल की आयु पार कर चुकी है, तो आप ऐसा कोई काम कुछ करवाइए ना उनसे कि आज पूरे राज्य में और राज्य के बाहर चर्चा का विषय बने। आसान है नहीं है। आप पब्लिक जमा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक 4 घंटा सुने ये आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। बारिश होती है छतरे लेकर सुनते हैं, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, प्रधानमंत्री भी आए थे, लोग एक आदमी 4 बार टॉयलेट के लिए निकला था, लेकिन टस से मस नहीं हुए लोग। ये आप नहीं कर सकते हैं। आप भीड़ भेज सकते हैं, आप फोर्सफुली कि हम 200-300 दे रहे हैं, आप चले जाइए, कोई लीडर आ रहा है, आप जबरदस्ती सुनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। लोग हमें सुनते हैं, दैट मीन्स ये समय की मांग है, ये नियति की मांग है। काफ़ी उम्मीद लगा के यहाँ के युवा आसपास के मैं खुद ही देख रहा था, काफ़ी उम्मीद से सभी लोगों का कहना था जयराम आएंगे तो मजदूरों को इंसाफ मिलेगा। तो काफ़ी उम्मीद लगाए लगभग इंसाफ तो कितना खरा उतर पाएंगे उम्मीद? देखिए लगभग हम लोग इंसाफ की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन पता नहीं वो टेलीफोन किसका था, वो टेलीफोन संदेह में है। जो उस जबकि वहाँ किसी ने अंदाजा किस पे लगाया जा सकता है कि किसका टेलीफोन शायद था? किसी बाहुबली का होगा, क्योंकि उस टेलीफोन के बाद वहाँ के पदाधिकारियों की जो शारीरिक भाषा है वो बदल गई थी। तो लगभग हम लोग अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो टेलीफोन आता है। जयराम महतो आप धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से निकल कर आप कोडरमा में भी आ रहे हैं, और तो क्या पूरे झारखंड में इस तरह का आंदोलन देखा जाएगा? जहाँ दर्द होगी, जहाँ पीड़ा होगा, जहाँ समस्या होगी, हम वहाँ खड़े रहेंगे। हम सिमडेगा भी गए थे, हालांकि वहाँ मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया गया, तो डर तो है। आपको डर नहीं लगता है? इतने बड़े बड़े पार्टियों से मुकाबला है आपका, तो डर नहीं लगता है? डर लगता कभी ऐसा है। धमकी आया आपको? क्या आया है, बहुत बार आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार की धमकी आता है? जैसे कि अभी हाल फिलहाल हमको एक हमारे भैया हैं, उनका एक साथी है जो मतलब IPS लेवल में है। उनका कहना था कि कोयला पे बात मत करना, कोयला पे बहुत लोग हत्या हो चुका है, तुम्हारे भी चर्चे होते हैं, तो इसलिए कोयला पे बात मत करना। हम बोले देखिए मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है, हम कैरेक्टर से हट के बात नहीं कर सकते हैं। कोयला है चाहे पत्थर है चाहे लोहा है, हम जो बोलते हैं सो बोलेंगे। तो ये संभावनाएं हैं और चांसेस हैं, और मैंने अंधेरे रातों में, घनघोर रातों में चर्चाएं होती है हमारे नाम को लेकर कि इसे साइड किया जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि 2024 से पहले ऐसी घटनाएं घट सकती है, लेकिन डर इसलिए नहीं लगता है कि मेरा मानना है कि एक दिन दुनिया से सबको जाना है, चांद रहे, सूरज रहे, पृथ्वी रहे। जब भी हम भी कभी डिमोटिवेट होते हैं तो हम आँखों को बंद कर लेते हैं और एक ही चीज़ सोचते हैं कि दुनिया में रहने के लिए सलाह आया कौन है रे? ये सूरज मिट जाएगा, इतना बड़ा दुनिया को रोशन करने वाला, ये चांद, ये धरती, ये पृथ्वी, ये नदी नाला, तो हम किस खेत की मूली? हम भी मरने के लिए आए हैं। तो जब मरने के लिए आए हैं तो 60 साल जियो या 70 साल जियो, लोग किसी का अस्तित्व रहने वाला नहीं है, कोई यहाँ रहने के लिए आया ही नहीं, ना किसी के इतिहास में नाम होगा। आज ये युग है, ये कल ये युग नहीं होगा। हर युग का 2000-2500 साल का एक टाइम पीरियड होता है, तो आज ये युग है, इस युग का नामो निशान एक दिन नहीं होगा। आज हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं, कौन लोग थे, क्या कोई नाम है हमारे पास? नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन सभ्यता थी, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। सम्राट अशोक का जब काल आते हैं सिर्फ अशोक तक सीमित होता है, 2-4 लोगों का नाम जानते हैं, बाकी उस समय की आबादी कहाँ गए, उस समय के लोग कहाँ गए? तो बस हम इन चीज़ों को जानते हैं कि यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। डरना क्यों है? आज मरना है या कल मरना है, मरना एक दिन है, लेकिन जब तक जिएंगे स्वाभिमान के साथ जिएंगे, लोगों के हक अधिकार के साथ जिएंगे। जयराम महतो के साथ जुड़ने के लिए, उनकी पार्टी से जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ क्राइटेरिया नहीं, आप हमारे पार्टी के लोग हैं तो जहाँ जिसके अंदर बगावत करने की शक्ति है वो हमारे पार्टी का है, जो सच को सच कहने का साहस रखता है वो हमारे पार्टी का। कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अगर बागी हैं तो आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी थे, कोडरमा में आज पहुंचे हुए थे।